इस वीडियो में हम जानेंगे कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बारे में। संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। जो हमारे वीडियो है उस कड़ी का यह तीसरा वीडियो है। आइए सबसे पहले जानते हैं कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग के युग्मन के बारे में। एक उदाहरण लेते हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन का। कोणीय संवेग हमेशा h/2 पाई के पैकेट्स के रूप में ही होता है। जैसा हम जानते हैं h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो कोणीय संवेग का जो भी मान होगा वह h/2 पाई के मल्टीपल के रूप में ही होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि P2 में है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या L का मान 1 होगा, तो कक्षीय कोणीय संवेग h/2 पाई होता है। अब इसे चित्र में दर्शाने के लिए एक यूनिट लेंथ के एरो से, इकाई लंबाई के तीर से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे आप जो नीचे चित्र देख रहे हैं उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में जब आप देखेंगे कि P2 कॉन्फ़िगरेशन में P में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो परिणामी L का मान 2 है। और एक्सट्रीम राइट में देखें कि जब दोनों विपरीत दिशा में स्पिन कर रहे हैं तो परिणामी L का मान 0 है। यह हम पहले ही जान चुके हैं कि जब परिणामी L का मान 0 होता है तो उसे हम S अवस्था कहते हैं। जब L का मान, कैपिटल L का मान 1 होता है तो उसे P अवस्था कहते हैं, और जब कैपिटल L का मान 2 होता है तो उसे D अवस्था कहते हैं। पुनः आपका ध्यान चित्र में बिल्कुल लेफ्ट में चाहूंगा कि लेफ्ट के चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि P2 में है उनकी स्पिन एक ही तरफ है। इससे हमें परिणामी कैपिटल L इक्वल्स टू 2 प्राप्त होता है और इसे हम D अवस्था कहते हैं। और एक्सट्रीम राइट में जो चित्र है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो परिणामी L 0 प्राप्त होता है, जिसे हम S अवस्था कहते हैं। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉनों के इकाई लंबाई के तीर से जो हमने प्रदर्शित किया है कोणीय संवेग को, यह इस तरह से एडजस्ट होगा, इस तरह से समायोजित होगा कि जो परिणामी L आए वो एक पूर्ण संख्या आए। तो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट में देखा कि L का मान 2 था, एक्सट्रीम राइट में देखा कि L का मान 0 था। बीच के चित्र में आप देखेंगे कि अगर इन दोनों का कोणीय संवेग जिस तरह से तीर के निशान दिखाए गए इस तरह से अगर समायोजित होता है तो परिणामी L का मान 1 होगा, जो कि P अवस्था कहलाएगी। तो जो कोणीय संवेग का जो मान आएगा वो h/2 पाई के मल्टीपल में ही आ सकता है, अन्य कोई स्थिति संभव नहीं है। अब यहां हमने चित्र को डिस्क्राइब किया है कि चित्र में जो 2 P इलेक्ट्रॉन थे उनके जो परस्पर इंटरेक्शन था उनको सदिश के द्वारा प्रदर्शित किया। क्योंकि कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है इसलिए अनुमत व्यवस्थाएं वही होंगी जिनके परिणाम स्वरूप क्वांटा एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो। और वो तीनों संभावित अवस्थाएं हमने देखी थी, एक बार पुनः देख लेते हैं। ये चित्र में जो आप नीचे देख पा रहे हैं कि तीनों जो परिणामी अवस्थाएं थी वह इस प्रकार से हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद की 3 संभावित अवस्थाएं D, P तथा S बनती हैं। S में हमने देखा था कि दोनों की स्पिन अपोजिट थी, इसलिए मान कैपिटल L का मान 0 था।
डी में हमने देखा था कि दोनों की स्पिन एक ही तरफ है, तो कैपिटल एल का मान 2 था। पी अवस्था जिसमें कि कैपिटल एल का मान 1 था, उस अवस्था में सदिश एक दूसरे से इस प्रकार कोण पर एडजस्ट हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्वांटा एक पूर्ण संख्या हो जाए, जैसा कि इस केस में आपने देखा कि एल का मान 1 आता है। अब P3 विन्यास की बात करते हैं। इससे पूर्व हम बात कर रहे थे P2 विन्यास, जहां की 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब P3 विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के जो सदिश का योग है, जो उनका वेक्टर एडिशन है, उनको भी हम P2 की तरह ही समझ सकते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में चित्र है, जहां L इक्वल्स टू 2 लिखा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है L इक्वल्स टू 1। तो L इक्वल्स टू 2 वो अवस्था है जो P2 में थी, जहां L का मान 2 था, और साथ में जब तीसरा नया इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका वेक्टर हमने ऐड किया है। इससे परिणामी जो कैपिटल L है उसका मान 3 है, और जब परिणामी कैपिटल L का मान 3 है तो वह F अवस्था कहलाएगी। चित्र में एक्सट्रीम राइट में देखें कि L इक्वल्स टू 2 जो हमारी पहले वाली स्थिति थी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का तो चक्रण एक ही दिशा में है और एक का विपरीत दिशा में है। इससे जो परिणामी L प्राप्त होगा वह 1 होगा, तो इसलिए यह P अवस्था होगी। अब यह दोनों वेक्टर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो कोणीय संवेग है उसका मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। इस स्थिति में परिणामी L 2 प्राप्त होगा, जो कि D अवस्था के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि कक्षीय कोणीय संवेग के युग्मन के फलस्वरूप एक F अवस्था, 2 D अवस्था, 3 P अवस्था है तथा एक S अवस्था बनती है। अब बात करते हैं D3 विन्यास की। इलेक्ट्रॉनों के L मानों का जो युग्मन है वह P के समान ही होता है, परंतु अंतर इतना होता है कि D इलेक्ट्रॉनों के लिए L का मान 2 होता है। अतः प्रदर्शित करते हुए हम तीर को दुगुनी लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। यह चित्र में आप देख रहे होंगे, जो चित्र में ऊपर की तरफ लेफ्ट में है, कि दोनों L इक्वल्स टू 2 से प्रदर्शित किए गए। तो पहले में आप देख पाएंगे कि परिणामी L 4 है, जो कि G अवस्था का प्रतीक है। इसी तरह से परिणामी L3, परिणामी L2, परिणामी L1 और परिणामी L0 के मान प्रदर्शित किए गए हैं। अब बात करते हैं कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, यानी चक्रीय कोणीय संवेग के युग्मन की। यह तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन का जो नंबर है ms, वो या तो प्लस हाफ होता है या फिर माइनस हाफ होता है। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक ही उप ऊर्जा स्तर पर उपस्थित होने पर उनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की अंतर क्रिया द्वारा परिणामी क्वांटम संख्या s प्राप्त होती है। जब एक ही सब एनर्जी लेवल पर 2 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर प्रेजेंट है, तो उनमें आपस में जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उनमें परस्पर क्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप हमें एक क्वांटम संख्या s प्राप्त होती है। यहां यह याद रखिएगा कि s का संकेत परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी व्यवस्था दोनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब चक्रीय कोणीय संवेग के युग्मन में P2 या D2 विन्यास का उदाहरण लेते हैं। चित्र में आप नीचे देख पा रहे होंगे, लेफ्ट में जबकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन P2 है तो भी P में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये D2 विन्यास है तो D में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 संभावनाएं बनती हैं कि दोनों की स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो। तो लेफ्ट चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है एक ही डायरेक्शन में और दोनों के मान प्लस हाफ लिए गए। इससे जो परिणामी S जो प्राप्त हो रहा है, यह परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, उसका मान 1 होगा। और जो चित्र में आप
राइट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट है, अर्थात एक की वैल्यू प्लस हाफ है, एक की वैल्यू माइनस हाफ है। तो इससे जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या प्राप्त होगी उसका मान 0 होगा। इससे यह भी स्पष्ट है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही दिशा में है तो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 है, और जब विपरीत दिशा में है तो इसका मान 0 है। तो P2 या D2 विन्यास में जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अब P3 या D3 प्रकरण की बात करते हैं। दोनों प्रकरण एक जैसे हैं, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीनों इलेक्ट्रॉनों की अगर स्पिन एक ही तरफ है तो परिणामी जो S है उसका मान 1 से 1/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा प्लस का, और 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एक तरफ और एक ही उसके विपरीत में है तो यह जो मान है प्लस हाफ हो जाएगा। तो D3 या P3 कॉन्फ़िगरेशन में S के मान प्लस 3/2 यानी कि हम यूं कह लें बोलचाल की भाषा में 1.5 या आधा प्राप्त होते हैं। अब चर्चा करते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, यानी चक्रीय कक्षीय युग्मन की। जब किसी उपकोश में कई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो प्रत्येक के कक्षीय कोणीय संवेग L का कुल प्रभाव परिणामी कोणीय क्वांटम संख्या कैपिटल L द्वारा दिया जाता है, तथा प्रत्येक के चक्रण का कुल प्रभाव परिणामी कोणीय क्वांटम संख्या S द्वारा दिया जाता है। इन दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं, कैपिटल L और कैपिटल S के बारे में। किसी एक परमाणु में L तथा S के चुंबकीय प्रभाव की अंतर क्रिया से एक नई क्वांटम संख्या बनती है, जिसे कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं। यह L तथा S के सदिश योग का परिणाम है। L और S के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करते हैं तो यह कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहलाती है। इस परिणामी चक्रण तथा कक्षीय क्वांटम संख्या के युग्मन को रसेल सैंडर्स कपलिंग या LS कपलिंग या LS युग्मन कहते हैं। अब देखें P2 विन्यास में चक्रीय कक्षीय युग्मन किस तरह होता है। यह हमने अभी देखा था कि P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए परिणामी कक्ष की क्वांटम संख्या के मान L = 2 और 1 प्राप्त हुए थे, और परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या के मान 1 और 0 प्राप्त हुए थे। इनके युग्मन से जो कुल कोणीय क्वांटम संख्या प्राप्त होती है उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संगत ये प्रत्येक अरेंजमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं कहलाती है, और एक अलग से टर्म द्वारा, एक पद द्वारा इनकी व्याख्या की जाती है। जो D पद है, कैपिटल D से जिसको डिनोट कर रहे हैं, वह यह प्रदर्शित करता है कि L क्वांटम संख्या का मान 2 है। इसी प्रकार P तथा S प्रदर्शित करते हैं कि L क्वांटम संख्या का मान क्रमशः 1 और 0 होगा। और जब इस पद को लिखते हैं तो दाईं ओर नीचे लिखा हुआ अक्षर, जिसे कि सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, कुल क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाईं ओर ऊपर लिखा हुआ अक्षर, जिसे कि सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, वह मल्टीप्लिसिटी को प्रदर्शित करता है। मल्टीप्लिसिटी के मान 2s+1 होते हैं। यहां पर S क्या है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या S तथा बहुलता, इनमें किस प्रकार से संबंध है, इसे हम एक सारणी में देखते हैं। अब इस टेबल से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो S का मान 0 होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्पिन होगी नहीं।
तो बहुलता उसमें 1 होगी, तो अवस्था सिंगलेट कहलाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन को हाफ ही लेना होगा और उसके लिए बहुलता का मान 2 हो जाएगा और इसे डबलेट कहेंगे। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होने पर, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर और 4 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या स्थिति बनती है, यह इस सारणी में दर्शाया गया है। जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन में नीचे देख पा रहे होंगे 3d2, तो इसे उच्चारित भी इसी तरह से किया जाएगा कि जो सुपर स्क्रिप्ट और जो सबसे पहले लिखा हुआ है 3, फिर d, फिर 2, तो 3 का मतलब है ट्रिपलेट, तो यह है ट्रिपलेट D2। हिंदी में कहना चाहें तो यह त्रिक D2 है। अब ये सिंबल बता क्या रहा है कि D तो अवस्था है, कैसे निकाली जाती है हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और D मान हमने इसको दिया, इसका अर्थ यह है कि L की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 है जो सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखी गई है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और जो कुल क्वांटम संख्या जिसे हम J से प्रदर्शित करते हैं उसका मान 2 है। तो जो P2 विन्यास है उसके लिए जो जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पद हो सकते हैं वो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें पाए जाते हैं। कार्बन की ग्राउंड स्टेट 1s2, 2s2, 2p2 है। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है तो जितने भी डिराइव्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स है वो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में पाई जाती है। हालांकि ग्राउंड स्टेट में कार्बन पाउली का जो अपवर्जन का नियम है उसकी पूरी पालना करता है, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पद की संख्या सीमित रहती है। और इस कारण से जो एक्साइटेड स्टेट में जो पद पाए जाते हैं 3d, 3p, 3s, 1d, 1p तथा 1s, उससे घटकर वह 1d, 3p तथा 1s ही रह जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवस्था है उनको लिखते वक्त पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करना होता है। p इलेक्ट्रॉनों की द्विगंशी क्वांटम संख्या L = 1 होती है और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है उसके मान +1, 0 तथा -1 होते हैं। इससे हम अलग अलग 15 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे कि एक टेबल में हम आगे देखते हैं। यह राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं टेबल, यह p के 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहा है। 1 से लेकर 15 तक जो संख्या आप देख रहे हैं कि ये जो 15 इलेक्ट्रॉन p के हैं वो कैसे हो सकते हैं। क्रम संख्या 1 पे बताया गया है कि अगर हम पहले वाले खाने को px माने तो कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जिनकी की स्पिन विपरीत है दोनों px में है। दूसरे में बताया गया है कि वो pz में है। तीसरे में बताया गया है कि वो py में है। इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं कि px और pz में हो, px और py में हो, और py और pz में हो। यह भी हो सकता है कि दोनों की स्पिन एक जैसी हो या दोनों की स्पिन विपरीत हो। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जब हम देख लेते हैं तो P2 विन्यास के लिए हमें ये 15 विन्यास प्राप्त होते हैं। और MS और ML यहां पे हमने Z दिशा में चक्रण को माना है। इनके मानों को प्राप्त करने के लिए जो टोटल जो है MS और M उनके मानों का योग किया जाता है। यहां समीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल MS इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल ms, यानी सारे जो MS के मान है उनका योग कर ले तो कैपिटल MS का मान प्राप्त होता है। उसी तरह से कैपिटल ML के मान भी M के मानों को जब हम ML के मानों को जोड़ लेते हैं सारे तो हमें प्राप्त होता है। ML के मान +L से लेकर -L तक होते हैं, यानी कि कुल 2L+1 मान होते हैं। इसी प्रकार MS के मान +S से लेकर -S तक होते हैं, तो इनके मान भी कुल 2S+1
1 होते हैं। सारणी में हमने देखा था कि m तथा ms क्वांटम संख्याओं से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़े l के मान निकाले गए हैं। सर्वप्रथम अधिकतम मान का चयन कर इससे जुड़े मान का हम चयन करते हैं। हमारी टेबल में ms इक्वल्स टू 1 तथा ml इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है, जो सारणी में 10 नंबर पर दिखाया गया। एक बार पुनः उस सारणी को देखते हैं। इसकी क्रम संख्या 10 पर देखें कि ms का अधिकतम मान 1 ही हो सकता है। 1 से लेकर 9 तक ms का मान 0 है। 10, 11, 12 इसमें ms का मान 1 है और 13 से लेकर 15 तक ms का मान -1 है। तो ms के अधिकतम मान के लिए हमारे पास 3 अवस्थाएं बची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब जब ml के मान देखते हैं तो 10वीं वाले में आप देखेंगे कि ml का मान +1 है, 11 में +0 है और 12 में -1 है। अतः अधिकतम मान वाली जो स्थिति हम देखते हैं जिनमें कि ms और ml दोनों के मान अधिकतम हो, वह स्थिति 10th नंबर पर है। तो हमने ये देखा कि सारणी में जो क्रम संख्या 10 पर था उसमें ms की वैल्यू 1 है तथा ml की वैल्यू भी 1 है और यही पूरे जो 15 मान थे उनमें अधिकतम है। अब यह किसके लिए था? जहां L 1 है और S भी 1 है, अतः P अवस्था होनी चाहिए, तो हमने वहां P से रिप्रेजेंट किया है। चूंकि वहां S की वैल्यू 1 है तो जो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे वो 2S + 1 यानी कि 3 होगी। तो यह एक ट्रिपलेट P अवस्था है जिसे कि 3P कहते हैं। एक बार पुनः हम सारणी की ओर चलते हैं। 10 नंबर पर आप देखें कि S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू भी 1 है और इसके आगे आपने देखा होगा कि हमने 3P लिखा हुआ है, तो यह ट्रिपलेट P है। और यह ट्रिपलेट P क्यों है? क्योंकि S की वैल्यू 1 है तो जो बहुलता होगी वो 2S + 1 यानी कि 3 होगी, तो इसे 3P लिखा जाता है। यदि L का मान 1 है तो ml के मान +1, 0 तथा -1 हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि S का मान 1 है तो ms के मान +1, 0 तथा माइनस हो सकते हैं। तो अगर किसी एक वैल्यू को हम स्थिर मान लें ml की और बाकी को वेरी करते रहे, परिवर्तित करते रहे, तो हमें कुल 9 पेयर मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास ml के हैं 3 मान और ms के भी हैं कुल 3 वैल्यू। जब इनके अलग अलग पेयर बनाएंगे तो हमें 9 युग्म प्राप्त होंगे। वो किस प्रकार से? आइए देखते हैं। यहां राइट में आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट में आप देख रहे होंगे कि पहली स्थिति बताई गई है जबकि ml की वैल्यू +1 है और ms की वैल्यू भी +1 है। फिर ml की वैल्यू जब +1 है तो ms 0 हो गया है। फिर ml की वैल्यू +1 है तो ms की वैल्यू -1 हो गई है। इसी प्रकार ये 3 वैल्यू मिली है हमें ml +1 के लिए। अगर ml की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर हमें 3 वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी और ml की वैल्यू -1 हो जाए तब भी हमें 3 वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें कुल 9 युग्मन प्राप्त हो जाते हैं। जो सारणी हमने बनाई थी उसका अगर अवलोकन करें कि उसमें से जो 13 जो कॉम्बिनेशन परमिसिबल है वह ट्रिपलेट P के लिए है। कुल 15 थे, उनमें से जो 13 हैं वो ट्रिपलेट P के लिए है। और इसके अलावा जो मान बचे थे तो 2 ही बचे। देख लेते हैं एक बार सारणी में पुनः जाकर। यहां देख लीजिए कि क्रम संख्या 3 से लेकर क्रम संख्या 15 तक सब में टर्म 3P लिखा हुआ है। तो बिना 3 ट्रिपलेट P वाले 2 टर्म बचे, पहला और दूसरा। अब ये दो बच गए थे, पहले और दूसरे,
उनमें ms तथा ml के अधिकतम मान देखें तो ms0 तथा ml2 प्राप्त होता है, जो L = 2 तथा S = 0 के लिए है। चूंकि इन स्थिति में L का मान 2 है तो यह D अवस्था होगी, और चूंकि S का मान 0 है तो बहुलता 2s+1, S की वैल्यू 0 हो गई तो 1 होगी, अतः यह एक एकक अवस्था सिंगलेट स्टेट है, इसलिए इसे सिंगलेट D या लिखते हो तो 1D लिखते हैं। तो 15 अनुमत जो मान थे उनमें से 9 मान ऐसे हैं जिसमें कि 1D या सिंगलेट D संकेत दिया जा सकता है। 3p तथा 1D जो अवस्था है वह कुल 14 पेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब एक जो हमने 15 कॉम्बिनेशन बनाए थे उनमें से एक बच जाता है जिसमें कि ml भी 0 है और ms भी 0 है। हम पुनः अपनी सारणी को देख लेते हैं। सारणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ एक ही ऐसी अवस्था है जिसमें कि ml और ms दोनों के मान 0 हो रहे हैं। जब L = 0 है और S = 0 है तो L 0 हो गया तो हमने उसका नाम दे दिया S, और चूंकि S की वैल्यू 0 है तो जो मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यह सिंगलेट S होगा। इस प्रकार से जो 15 पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन थे, जो अरेंजमेंट थे, उनको सिंगलेट D, ट्रिपलेट P और सिंगलेट S अवस्था द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग किस तरह से होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग किस तरह से होती है, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैसे की जाती है, फिर किस तरह से इसको हम एक टर्म द्वारा SPD द्वारा डिनोट कर सकते हैं। धन्यवाद।